जो स्टेटमेंट था उसके जवाब में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब के साथियों का। मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब खत लिख कर जो है वो कुमन्नतें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचाओ। इस किस्म की बातें उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी। ये सियासी बातें हैं, वो लोग भी सब जानते हैं कि इमरान खान कहाँ खड़ा है। इमरान खान वहाँ खड़ा है जहाँ मरीम नवाज़ के वालिद अपनी पूरी ज़िंदगी खड़े नहीं हो सके। यानी मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जब भी कभी मुश्किल वक्त आया उन्होंने डील मारी और पाकिस्तान से निकल गए। और वो तो वीडियो अभी भी मौजूद है जब मरीम नवाज़ खुद भी इंटरव्यू दे रही थी, मरीम नवाज़ की वालिदा मरहूमा भी इंटरव्यू दे रही थी और ये सारा साजो सामान इकट्ठा करके बक्सों में कीमती सामान डाल के तो पाकिस्तान से सरूर पैलेस जा रहे थे जद्दा में। और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि कैसे मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको प्लेटलेस नीचे गिरा के और कई सालों के लिए बरतानिया भिजवा दिया गया। तो ये पाकिस्तान से चले जाते हैं जब भी मुश्किल वक्त आता है, खड़े नहीं होते, तो लिहाजा इनको बाकी लोग भी अपने जैसे ही लगते हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को एक बड़ी ऑफर भी की गई थी और मरीम नवाज़ के जवाब में किया है। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में ये मिन्नत ज़रूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में ख़त्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। एक तो नादरीन ये है, और एक और स्टोरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फैसल वाडा साहब ने दी है। फैसल वाडा साहब का ये दावा है कि जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने का पूरा फैसला कर दिया था। पहले जरा वो खबर देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बयान उनका क्यों ठीक है और क्यों दुरुस्त है। उस वक्त जनरल बाजवा के खिलाफ फैसल वाडा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर ये तनकीद करने की जरूरत नहीं करते थे। लेकिन अब फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ा खुल खुला कर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो मार्शल लॉ लगाने वाला था। हालांकि ये बात ठीक है, जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने वाला था क्योंकि उसको एक्सटेंशन चाहिए थी। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया अपनी एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि इमरान खान एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो उन्होंने दूसरी जमातों के साथ गेम डाल ली। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि इन्होंने खेल खेल दिया है तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि जनरल बाजवा को समझाएं कि मुल्क का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, भी एक्सटेंशन का ही रोला है तो ले लो, मेरे से ले लो। तो उस पर जनरल बाजवा साहब क्योंकि कमिटमेंट दे चुके थे, अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग कर चुके थे और सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले चुके थे, लिहाजा उन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन करना ही था और अपनी एक्सटेंशन भी लेनी थी। वो उस दौर की हुकूमत को ये कहते रहे कि 2 साल की एक्सटेंशन मुझे दी जाए। हुकूमत उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन देती थी। वो इमरान खान साहब से मिले उस वक्त के सदर के जरिए से, तो इमरान खान साहब ने उन्हें 6 माह की एक्सटेंशन ऑफर भी की थी कि ठीक है तुम इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में और 6 महीने बाद अपने घर जाओ ताकि आप इज्जत के साथ अपने घर जा सकें। लेकिन बाजवा साहब को ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा से बेहतर आर्मी चीफ मिल गए और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ये PMLN वाले खुद भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के फैसले पे आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया है। तो जब ये फैसला हो गया तो उसके बाद जनरल बाजवा से ये फैसला हजम नहीं हो रहा था और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। इसकी उन्होंने धमकी भी दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसके बारे में कंफर्म किया कि जनरल बाजवा ने धमकी लगाई थी कि मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, और जनरल बाजवा ने वाकई मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दी थी। लेकिन उन तिलों में तेल नहीं था, वो मार्शल लॉ लगा नहीं सकता था, लेकिन उसने कोशिश की थी। ये बात मार्शल लॉ डिस्कस भी हुआ था, इसकी धमकी भी दी गई थी और कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब ये दावा निजी टीवी चैनल से बात करते हुए फैसल वाडा ने अब किया है कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी और वो ये भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर चाहते तो मार्शल लॉ लगा देते। नहीं लगा सकता कोई भी जर्नैल अब मार्शल लॉ। ये कौम अब जाग गई है। मार्शल लॉ लगा के देखे ना कौम हालत क्या करेगी उस जर्नैल की जो मार्शल लॉ लगाएगा। ये हो नहीं सकता ना, सारा वक्त एक जैसा होता नहीं है। एक वक्त तक कौम इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में मुब्तला थी, अब वो वक्त है कि सिर्फ चंद इक्तदार के रसिया, लालची, बेईमान और फ्रॉडिये किस्म के सियासतदान जो करप्शन के अंदर लुथड़े हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को तो घिन आती है उन हरकतों से जो गुज़िश्ता 70 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ की है। मिसाल के तौर पर अगर आप कामरान टिसोरी को सुने, ये बड़ा मज़ेदार है कामरान टिसोरी का स्टेटमेंट। ये जरा स्टेटमेंट सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं हकायक भी आपके सामने रखता हूँ। ये गवर्नर है सिंध का, कामरान टिसोरी का ये कहना है कि आर्मी चीफ माशी हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने SIFC बनाई। और भाई दुनिया का कोई आर्मी चीफ है? यहाँ जिस मुल्क में मैं हूँ बरतानिया में, इसका आर्मी चीफ कौन है बताएं जरा आप। आपके साथ इंडिया, उसका आर्मी चीफ कौन है बताएं आप बताएं। ईरान का आर्मी चीफ कौन है? चले आप बताएं। चाइना इतनी बड़ी माशी पावर, उसका आर्मी चीफ कौन है बताएं आप बताएं। अमेरिका का आर्मी चीफ कौन है? चलो सुपर पावर हो गया वो, तो नहीं पता ना आपको। तो आपको क्यों पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है? क्यों पता है आपको? कोई वजह है ना जो आपको पता है। अभी इसराइल ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है, बताएं उनका आर्मी चीफ कौन है। रशिया का आर्मी चीफ कौन है? वो भी जंग लड़ रहा है। यूक्रेन का आर्मी चीफ कौन है? बताएं, वो जंग लड़ रहा है। आपको सारे मुल्कों के हुक्मरानों के नाम पता है। वहाँ नरेंद्र मोदी है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ पे जो है वो नेतन्याहू है, उधर पुतिन है, और हर तरफ आपको नाम हुक्मरानों के पता चलते हैं। आपको ये पता नहीं चलता कि वहाँ पे आर्मी चीफ कौन है। लेकिन ये देखे ना, वो कह रहे जी मईशत ठीक कर रहे हैं आर्मी चीफ। उनका क्या काम है मईशत के साथ? भी मईशत को वो ठीक करेगा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, जिसने उसके अंदर उसका तजुर्बा होगा कई सालों का, कई दहाइयों का। वो मईशत ठीक करेगा ना, आर्मी चीफ कैसे करेगा?
उनका तो तजुर्बा बंदूक के साथ है। फिर अगला SIFC में तमाम दोस्त ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 50 साल की कम सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूटा है, ये कारनामा है। और ये कह रहे हैं सरमायाकारी कर, आर्मी चीफ को खुश रखना है क्योंकि नौकरी जा सकती है ना, गवर्नरशिप चली जाएगी, तो आर्मी चीफ को खुश रखो, आपके बाद नौकरी आपकी रहेगी। ये पाकिस्तान में बिल्कुल स्ट्रेट फार्मूला है। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, आप निगरान वजीर आज़म बन जाएंगे। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको वजीर आला बना देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको MNA बना देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको सेनेटर बनवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको जेल से निकलवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको बेहतरीन TV चैनल में नौकरी दिलवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें तो सब ठीक है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आर्मी चीफ आपसे नाराज है तो फिर वो सारा कुछ करेगा जो इसका उलट होगा, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप MNA बन रहे होंगे तो आपसे अपनी सीट छीन लेगा। अगर आप बेगुनाह होंगे तो आपको जेल में भी डलवा सकता है। ये सारा कुछ आर्मी चीफ पाकिस्तान में कर सकता है। आर्मी चीफ के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वो भाई फौज के होते हुए, आर्मी चीफ चेंज होते रहते हैं। फौज की बात करें, आर्मी चीफ के होते हुए, आर्मी चीफ ने तो नहीं लड़ना जा के अकेले ने, हाँ ठीक है सिपा सलाह रहे हो, उनका लड़ने का काम है। फौज के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता अगर कौम उनके पीछे खड़ी है पूरी ताकत के साथ। तो फिर एक किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर की 1 इंच जमीन भी ले सके। फिटे मुंह ये जो नई किस्म का एक बयानिया है ना, नए किस्म का। पहले पाकिस्तान कहता था कि हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है, पोजीशन आप देखें, और इंडिया कहता था कि वो भारत का अटूट अंग है। गौर कीजिएगा, पहले पाकिस्तान कहता था कि हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है और इंडिया कहता था वो भारत का अटूट अंग है। अब पाकिस्तान कहता है कि आजाद कश्मीर का 1 इंच भी नहीं देंगे और इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का हिस्सा है। कैसा फर्क आया, शिफ्ट आया पॉलिसी के अंदर। ये गवर्नर ने उसी चीज को दोबारा से बयान किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के हवाले से DC लाहौर को एक मरतबा फिर दरखास्त दे दी है। और ये दरखास्त अब 1 महीना पहले दे दी है। रमजान है 22 मार्च को। अब मैं बताता हूँ ये क्या कहेंगे। ये कहेंगे जी आखिरी अशरा चल रहा है, लोग इबादत कर रहे हैं, लिहाजा मीनार पाकिस्तान में कोई सियासी जलसा करने की इजाजत नहीं देंगे। देख लीजिएगा आप, ऐसे ये बयान देंगे। अभी मरियम नवाज को फ्री हैंड दिया, सारा कुछ किया, फिर वो जलसी उन्होंने की वहाँ पे नारोवाल में, जहाँ PMLN बड़ी तगड़ी होती थी, बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन दुर्गत बन गई वहाँ पे एहसन इकबाल की भी, क्योंकि टिकटॉकर्स ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है और ऐसे जूते पॉलिश किए हैं कि अवाम इनसे मुतनफर हो गई है। और अब सूरत हाल ये है कि नारोवाल में भी ये कामयाब नहीं हुए और मुखालिफ को जलसा करने नहीं देते। आलिया हमजा को मौका देना, आलिया नीलम साहिबा, 2 आलिया हैं पंजाब में, एक आलिया हमजा है और एक आलिया नीलम साहिबा है जो चीफ जस्टिस हैं। तो जो चीफ जस्टिस है वो जरा मौका तो देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि खुलकर आप अपना एक जलसा कर लें, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये जलसे जुलूस फिर ये बंद कर देंगे। ये जलसा करने के काबिल ही नहीं रहेंगे क्योंकि ये उस जलसे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो आज़ाद माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। बहरहाल कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन्हें इजाज़त मिले और वो कानून के मुताबिक अपना जलसा कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसे है कि हुकूमत ने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है और ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि पूरी तरह से फस्तायत के साथ जकड़ा हुआ है। अब अदलिया को भी कंट्रोल कर दिया गया है। दानियाल अजीज ने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। दानियाल अजीज साहब जो है वो पहले PMLN में होते थे। अब वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक जज ने 3 हलकों का रिकॉर्ड मंगवाया और इन्होंने पूरी हाई कोर्ट ही उधेड़ कर रख दी। अवाम एहतजाज के लिए आए तो फायरिंग कर देते हैं। ये टिकटॉक के मास्टर्स हैं, टिकटॉक इनकी बन गई है। ये जनाब दानियाल अजीज साहब ने कहा, जैसे कि वाले टिकटॉक ही बनी है, इनका तो और कुछ है नहीं और टिकटॉक ही ये बनाते हैं, इसके अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है। सईद बलोच साहब ने नाज़रीन एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया और ये फैक्ट है, ये हकीकत है, जरा इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा ना। शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, आसिफ करमानी, मेहताब अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जावेद अब्बासी, इन समेत बहुत बड़े बड़े रहनुमा जो है वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए। चौधरी निसार अली खान भी चले गए और हमारा मीडिया जो है वो सत्तू पीकर सोता रहा। एक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया तो न्यूज़ चैनल्स के मोशन ही नहीं रुक रहे। मान लें फिर कि इमरान खान का नाम जिसके साथ मंसूब हो जाएगा वो भी सेलिब्रिटी और रहनुमा बन जाता है कि इस पर मुसलसल पूरे प्रोग्राम होने लग जाते हैं। निसार जट साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। निसार जट साहब वो शख्सियत है जिन्होंने फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह को शिकस्त दी और बड़ी तगड़ी शिकस्त दी है, यानी उनके मुंह से इन्होंने छीन कर लाए अपनी जीत और वहाँ बहुत मुश्किल था। तो राणा सनाउल्लाह के लिए आपको पता पूरा निज़ाम जोर भी लगा रहा था। तो निसार जट साहब का भी शेर अफजल मरवत के लिए पैगाम आया। वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने अगर अपना कंडक्ट ठीक ना किया तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि नवाज शरीफ के पास चले जाएं और दोनों बाप बेटा बैठकर मुझे क्यों निकाला का विर्द करते रहे और इसी पर गुजारा करें। ये जनाब निसार जट साहब ने स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से। नाज़रीन, एक बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट है और ये एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने ये बयान दिया है। मैं तो हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। रहनुमा है नून लीग के कैसर अहमद शेख साहब, ये बड़े जीरक आदमी है, बड़े धीमे लहजे के आदमी है, लेकिन इन्होंने बयान दिया कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत होती है और रियासत माँ की हैसियत रखती है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि कौन है रियासत, और वहां तो बड़ा सिंपल है कि रियासत जो है वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ
यानी ये पार्लिमान है वो आपकी रियासत होती है, कौमी और सूबाई हुकूमतें आपकी रियासत होती है, और उसके अलावा जो आपकी लोकल बॉडीज होती है वो आपकी रियासत होती है। इनको मिलाएं तो ये रियासत की डेफिनेशन है। इसके अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट का तो जिक्र है ही नहीं। तो एस्टेब्लिशमेंट को बिला वजह रियासत कहना जो है वो रियासत की तौहीन है। एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह है कि आर्मी चीफ और चंद लोग और बंद कमरा और उसके अंदर होने वाले फैसले वो एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये रियासत कभी नहीं होती। ये रियासत के मुलाजमों की कोई सोच होती है छोटी मोटी, इसको आप रियासत नहीं कह सकते। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके गलत फैसलों ने फिर तो आप सारा जिम्मा ही रियासत के ऊपर डाल रहे हैं कि सारे गलत फैसले रियासत के थे। भाई वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले थे, पाकिस्तान टूट गया। उनके गलत फैसले थे, हमारी मईशत तबाह हो गई। उनके गलत फैसले थे, हम गैरों की जंगों में चले गए। उनके गलत फैसले थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई। उनके गलत फैसलों से पाकिस्तान जो आगे बढ़ सकता था वो बहुत पीछे रह गया। यहाँ करप्शन हुई, बेईमानी हुई, गलत किस्म के सियासतदान आए, यहाँ पे मंडियां लगी, यहाँ पे लोटाबाजी हुई। ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ और लगातार होता चला जा रहा है। और ये उन्हीं के फैसले जो अभी तक गले पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी जिंदगी का एक मुश्किल तरीन केस वो कहते हैं मैंने लड़ा है, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, और उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है। अब ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था कि सिविलियन को उठाओ, कुछ को डाल दो जेलों के अंदर, कुछ को भिजवा दो दहशतगर्दी की अदालतों में, और कुछ को अपने साथ ले जाते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनको सजाएं देते हैं। वहां सजाएं दी गई। इस पे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पिछले 3 हफ्ते मिलिट्री कोर्ट का केस मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में खान साहब और 103 खानदानों के लिए लड़ा है। ये मेरी जिंदगी का अहम तरीन केस है। मैंने अपने तमाम करियर में किसी मुकदमे पर इतना वक्त और मेहनत सर्फ नहीं की। इस तमाम अरसे में मुझे हर रोज रकीक जाती हमलों का सामना करना पड़ा। यानी वो भी ये समझते हैं कि वकील जिस तरह का केस लड़ रहा होता है उसी तरह का रद्देमल आता है। बाद औक़ात अदालत के अंदर आता है, बाद औक़ात अदालत के बाहर भी आता है। तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कोई केस लड़ रहे होते हैं तो फिर आपको रद्देमल का सामना करना पड़ता है। ये वो रद्देमल है। नाज़रीन, उधर चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे दुबई के। एक तरफ बिलावल जरदारी का स्टेटमेंट आपको याद है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका की सुलह करवा देगा। ये नहीं इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, न 3 में न 13 में। वो मैं और कोई मिसाल देना नहीं चाहता, लेकिन इस हुकूमत की औकात ये है कि अमेरिका और चाइना की सुलह करवाने चले हैं और इनकी वजह से और इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए दुबई के, पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए ओमान के, और बहुत सारी जगहों पे पाबंदी लग गई है। अब मामला ये है कि वहाँ मैचेस हो रहे हैं, इंडियन शायकीन जा रहे हैं धनाधर, बाकी मुल्कों के शायकीन आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए दुबई नहीं जा पाएंगे, यूएई नहीं जा पाएंगे, जाके मैच नहीं देख पाएंगे। हाँ, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो टिकट लेकर मैच देख सकते हैं। बिलावल ने एक बड़ा अजीबोगरीब नाज़रीन इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूंगा। बिलावल ने कहा मेरे वालिद को कैद किया गया, मिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इमरान खान की हुकूमत में कैद किया गया, लेकिन इसके बावजूद हमने अहम मसाइल पर इत्तफाक राय पैदा किया। कैसा फ्रॉड स्टेटमेंट है, आप ये देखें। यानी आप काम चेक करें कि चीज़ों को चबा के खा जाते हैं, असल हकायक नहीं बताते। मेरे वालिद को कैद किया गया, किसने किया था? बिलावल के वालिद को उस नवाज शरीफ ने कैद किया था जिसकी गोद में आज बिलावल बैठा है। और बिलावल के वालिद को डिक्टेटर्स ने भी बाद में कैद में रखा था, जिनके साथ आज ये बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के झूले में इक्तदार का झूला झूल रहा है। तो भाई उनका नाम लो ना, जिन्होंने आपके वालिद को जेल में रखा था, जिन्होंने आपकी वालिदा को तकलीफ दी थी। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो जेल में गए हैं तो वो मुकदमा तो उन पे इमरान खान ने नहीं बनाए, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने जेल में डाला और उनके ऊपर जेनवन मुकदमात थे। आपकी अपनी पार्टी कहती है ये जवाब नहीं दे सकते और आज तक ये जवाब नहीं दे सके। रहमान मलिक ने ये केसेस पहली दफा पाकिस्तान की आवाम को बताए थे कि इन्होंने 2 नंबर पैसे से अपार्टमेंट्स बना लिए और उन अपार्टमेंट्स के ऊपर ये आज तक कोई जवाब दे नहीं सके। तो डील करके ये बाहर आ गए। अब इत्तफाक राय ये पैदा किया आपने कि आप सबने मिलके अपने सियासी मुखालिफ को, जिसके साथ अवाम की हमदर्दी थी, अवाम की हमायत थी, उसको आप सबने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जेल में डाल दिया। असल इंटरव्यू ये है। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने जाते हैं, लेकिन फैक्ट जो है उसको बयान करना चाहिए। उन्होंने कहा सियासत में इत्तफाक राय कायम करना मुश्किल होता है, लेकिन मिस्टर खान कभी भी वसी पैमाने पर शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ इत्तफाक राय का हिस्सा नहीं। अब मैं बताता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएंगे। मुराद सईद ने भी कहा था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आना चाहती थी। बाजुआ का ये डिजाइन था, फॉर्मूला था कि हमने इन लोगों को लेकर आना है। नदीम अंजुम और बाजुआ ने फैसला किया हुआ था कि हमने ये बंदे पाकिस्तान लेकर आने अफगानिस्तान से टीटीपी को। मुराद सईद ने, इमरान खान ने, सबने रोला डाला ये नहीं करना। इमरान खान ने इसकी अप्रूवल नहीं दी। लेकिन जैसे ही बिलावल की हुकूमत आई, जब बिलावल ने कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो उसके बाद वो वेलकम सिर्फ पुराना पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो उन टीटीपी के लोगों के लिए, दहशतगर्दों के लिए भी वेलकम था, जिन शिद्दत पसंदों को बिलावल के अब्बू और बिलावल के बड़े यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उस वक्त जो इनके सियासी अब्बू थे जनरल बाजवा, ये सारे मिलकर जो है वो वापस लेकर आए टीटीपी को। और उसके बाद से लेकर अब तक दहशतगर्दी रुक ही नहीं रही। इमरान खान के खाते में डालते और बेशर्मी है ये। उसके दौर में एक भी बंदा वापस नहीं आया। ये सारे बंदे शहबाज शरीफ, बिलावल, नवाज शरीफ, सरदारी, जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, ये सारे मिलकर वो बंदे पाकिस्तान में लेकर आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तबाही फेरी और अब तक फेर रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी चीज़
ये हुकूमत सीधी कर नहीं पा रही। मईशत के हालात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने $4.5 अरब से ज़्यादा का कर्जा गुज़िश्ता 7 महीनों में लिया है, और अगर इसी अंदाज में ये कर्जा लेती रही तो ये $8 से $9 अरब का कर्जा ले लेंगे एक साल में। ये कर्जा उतारना किसने है और ये पैसा खर्च कहाँ पे कर रहे हैं? क्या किसी को आइडिया है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस जगह खर्च हो रहा है? क्या इसमें करप्शन हो रही है? ये पैसा गायब हो रहा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? ये मुल्क को निचोड़ रहे हैं? क्या ये सब भागने की तैयारी कर रहे हैं? इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन $4.5 अरब से ज्यादा की रकम गुज़िश्ता 7 महीनों में इन्होंने कर्जा ले ली है, और लगातार पाकिस्तान के कर्जे ये बढ़ाते जा रहे हैं। इमरान खान के दौर में तो आपको नजर आता था ना, कोई डैम बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई नए अस्पताल बन रहे हैं, कोई हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, कोई किसान आगे बढ़ रहे हैं। वो सारे काम हो रहे थे, फिर भी इतनी तेजी से कर्जे नहीं बढ़ रहे थे, महंगाई भी ऐसे नहीं बढ़ रही थी। आज महंगाई बहुत बढ़ा दिया है, टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अवाम का खून भी नहीं छोड़ दिया है, फिर भी इतनी बड़ी मिकदार में कर्जे ले रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि सारे प्रोजेक्ट तो इन्होंने बंद कर दिए। जितने बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे डेवलपमेंट के, उनमें से ज्यादातर तो इन्होंने बंद कर दिए। अब वो प्रोजेक्ट बंद करने के बावजूद ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में किसी को कोई समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, आखिरी स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखूंगा वो अली अमीन गंडापुर का है, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इदारों को मजबूत करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भिजवाएं। ये नाज़रीन खबर छपी है एक्सप्रेस न्यूज़ में, और उसमें यह है कि वो खैबर बैंक के हवाले से कह रहे थे गंडापुर साहब कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें पैसे भिजवाएं। अब मामला यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि रेमिटेंसेस को रोके, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा ना भिजवाएं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं पैसा भिजवाएं। अब ये समझ नहीं आती कि पॉलिसी कौन क्या बना रहा है, किस तरफ को चल रही है। इमरान खान साहब के जेल में होने का एक नुकसान तो उनकी पार्टी को यह है।